हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेज पे, जो कि आज हम लोग 11th क्लास का इंट्रोडक्शन सिलेबस देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में 11th क्लास का सिलेबस देखेंगे और इस सिलेबस में हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या क्या 11th क्लास में हम लोग को सीखना है, जो कि 12th के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका 10th का एग्जाम कैसा रहा। सब कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 10th का एग्जाम कैसा रहा। आप बहुत एक साल पूरे लगन के साथ लगे रहें अपने पढ़ाई पे, बहुत मन लगा के मेहनत किए। अब आपका थोड़ा सा आराम करने का दिन था। आप अपने घर में या कहीं भी आप मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन उसको अपना आदत नहीं बना लेना है, क्योंकि 11th और 12th ही मेन है आपके। कहीं भी आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कहीं भी उसी डायरेक्शन से आप कर सकते हैं। बिना 11th 12th के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसा रहा आपका 10th का, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, खास करके मैथमेटिक्स आपका कैसा रहा। तो 11th में सबसे पहले स्टूडेंट लोग का एक डाउट रहता है कि हम लोग अगर साइंस ले रहे हैं या फिर कोई भी और स्ट्रीम ले रहे हैं तो क्या लेना चाहिए, क्या परसेंटेज के बेसिस पे लेना चाहिए, या नॉलेज आपके पास किस चीज का है उसके हिसाब से लेना चाहिए, उस पर डिसाइड होता है। तो हम लोग कुछ देखते हैं। कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है, अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, तो हम लोग मैथ्स को ऑप्ट करें या बायोलॉजी को ऑप्ट करें। ये डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का। ऐसे तो अब आप दोनों ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। किसी के बोलने पे या किसी के कहने से आप नहीं जा सकते। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आप बायो ऑप्ट करते हैं, और नॉन मेडिकल में जिनको भी ऑप्ट करना है वो मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला डाउट है जो कि आपको इन्हीं 20 दिनों में 30 दिनों में क्लियर करना है कि आपको किसके थ्रू जाना है, मैथ्स या बायो। ठीक, वैसे तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और बायो यहां पर एक मैम पढ़ा ही रही है, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में 10th क्लास में जो आप पढ़ के आए हैं और यहां पर उससे रिलेटेड क्या क्या है, उससे कनेक्ट करके ही हम लोग को आगे बढ़ना है 11th क्लास में, जो 12th क्लास का बेस तैयार करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने कोई भी बुक में देखेंगे तो आपको सेट्स एंड फंक्शंस दिखेगा। ठीक, अब सेट्स एंड फंक्शंस में ये आपको ना ही 8th क्लास में था, ना ही 9th में था, ना ही 10th में था। ये सेट्स एंड फंक्शंस आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग क्लास स्टार्ट इसी टॉपिक से करेंगे, सेट्स एंड फंक्शन से। तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको मेनली पढ़ना है सेट्स के बारे में, सेट्स के बारे में, और इसके साथ इसका रिलेशन एंड फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, कोई स्टूडेंट अभी तो पढ़ाई मेरे ख्याल से कोई शुरू नहीं किए होंगे। अगर कोई शुरू भी किए होंगे तो हमको आप बता सकते हैं कि सेट का जो थ्योरी है वो कौन दिए थे, कोई बता सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सेट का जो थ्योरी था वो कौन से मैथमेटिशियन थे जो दिए थे सेट का थ्योरी। ठीक, बाकी हम लोग डिटेल में तो लेके चलेंगे ही। जब हम लोग का क्लास रन होगा तो हम लोग इसको प्योर एकदम डिटेल से लेके चलेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक, जी मेंस एडवांस लेवल तक। तो सेट्स में जो सेट का थ्योरी दिए थे उनका नाम है जॉर्ज कैंटन। ठीक है, ये सेट का थ्योरी दिए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये सेट का थ्योरी कब दिए थे, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में कुछ काम कर रहे थे, कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे।
तो वहां पर इनको जरूरत पड़ा था सेट्स का, तो वहीं पर यहाँ थ्योरी जो प्रोपाउंड हुआ है इनके द्वारा वो उसी दौरान हुआ है। तो किस मैथमेटिकल थ्योरी के दौरान सेट का प्रोपाउंड ये किए थे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे तो ये सेट्स का थ्योरी प्रोपाउंड किए थे। ठीक है, अब रिलेशन और फंक्शन क्या है, अब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तभी हम लोग इसमें डीप में जा सकते हैं। अभी इसमें जाने से कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका सेट्स एंड फंक्शंस, और सेट्स एंड फंक्शंस का पहला चैप्टर खुद सेट्स है और दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में ही फंक्शंस में तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या ये नाम सुना हुआ है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री नाम आपका क्लास 10 से ही सुना हुआ है और सब भली भांति जानते होंगे। बिना इसके आप मैथ्स बना ही नहीं सकते। 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सेट्स एंड फंक्शंस टॉपिक का ही हिस्सा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको पता ही है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, खास करके वो 6 रेशियो, इससे तो सब, इसके बारे में तो जानकारी सबको होता ही है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसके बारे में तो जानकारी सबको होता ही है। लेकिन क्लास 10th में जो था वो हम लोग सिर्फ उसी लेवल तक पढ़े हैं जो कि क्लास 10 तक था, लेकिन 11th में इसको इलाबोरेटली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और वो हम लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपका जो बोर्ड्स होगा, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स या जी का एग्जाम, ये तीनों को हम लोग को कवर करना है अपने इस चैप्टर के थ्रू। जो भी चैप्टर होगा हम लोग उसमें ये 3 चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो सेट्स एंड फंक्शंस में हम लोग को ये सब चीज पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरे स्लाइड में क्या है। दूसरे स्लाइड में आपका अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा सबसे बड़ा टॉपिक है आपके 11th क्लास का। सबसे मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, अलजेब्रा से। ठीक है, तो अलजेब्रा में आप क्या क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या क्या पढ़े थे आप पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए थे, आप पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए थे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्लास 10th में आप पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं। आप लीनियर इक्वेशन भी पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ के आए हैं। ये मैं 10th का लिख रहा हूं यहां पे, ये आप पढ़ के आए हैं। ठीक, अब आपको क्लास 11th में क्या पढ़ना है? तो अलजेब्रा में सबसे पहले आपको पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर है। ठीक है, इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये काउंटिंग करने का चैप्टर है, गिनने का, कितना तरीके से हम लोग इसको अरेंज करें, कितने तरीके से इसको गिने, ये सब हम लोग इसमें करते हैं। काउंटिंग एंड अरेंजिंग, काउंटिंग एंड अरेंजिंग, कितने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आपका जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अब ये क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर हम बताएं तो आप 9th 10th में या 8th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे a प्लस बी का होल क्यूब तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वही हम आपसे पूछ दे a प्लस बी का पावर 4 तो हो सकता है कमेंट आना बंद हो जाए या आपका पेन चलना बंद हो जाए।
ठीक। तो इसी तरीके के पावर को हायर पावर तक और हम लोग अगर चले जाएं, n पावर तक चले जाएं, उसी चीज को हम लोग को सीखना है किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में। बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा एकदम टफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि हम आपको डरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बहुत आसान है 11th क्लास, अगर आप ठीक से पढ़ाई करें तब। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर था आपका बाइनोमियल थ्योरम जो आपको पढ़ना था। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसका छोटा सा ओवरव्यू यहां पर है। अब कंप्लीट तो आज नहीं बता सकते, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है और सिलेबस का मोटा मोटी जानकारी आपको देना है, तो हम बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें आपको 10th क्लास में आप क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर पढ़ना आपको लीनियर इनइक्वालिटीज। थर्ड जो चैप्टर अलजेब्रा में आता है वो आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, अब इसका मतलब क्या होता है, आप सब जान रहे हैं इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन इक्वल का साइन होता है। उसी तरीके से इनइक्वल का साइन क्या होता है, तो एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, इक्वल टू तो होता ही है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी को बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। तो इन साइंस के साथ हम लोग किसी भी इक्वेशन को फ्रेम करेंगे इस चैप्टर में और अपना आंसर निकाला जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज भी एक आसान चैप्टर है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 2, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, या x इज ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, यही पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो ये हो गया आपका 3 चैप्टर। चौथा चैप्टर जो आपको अलजेब्रा में पढ़ना है वो भी आप पढ़ के आए हैं, अभी हम याद दिला देते हैं कैसे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप भली भांति जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 10th क्लास में आप पढ़े हैं, एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको हम कुछ याद दिला दें कि आप नेचर ऑफ रूट्स इसमें पढ़े होंगे जरूर, नेचर ऑफ रूट्स जरूर पढ़े होंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या था, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, पढ़े थे। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स होता है रियल एंड इक्वल। कमेंट जरूर कीजिएगा आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। और d अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये बोला जाता था कि ये इमेजिनरी है। और बोला आपको जो भी टीचर, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े होंगे वो जरूर इसमें बोले होंगे कि ये चीज 11th क्लास में पढ़ना है। तो आप पहुंच गए 11th क्लास में, अब आपको पढ़ना पड़ेगा इस इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो ये इमेजिनरी नंबर के बारे में ही जानकारी लेना है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उसी का एक्सटेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, यहां भी सीधाचार्य रूल यूज होगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका जो हम लोग 10th में पढ़े थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आप 10th में भी पढ़े थे, यहां भी पढ़ना है, बस एक इमेजिनरी नंबर के साथ पढ़ना है। ठीक है, बाकी चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही। लास्ट देखे हम लोग, तो हम लोग अलजेब्रा में कितना चैप्टर देख लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप क्या पढ़ेंगे, जो आप पढ़ के आए हैं वही पढ़ेंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़े क्या नहीं है, आप पढ़े नहीं है जीपी, आप पढ़े नहीं है एचपी, वो थोड़ा सा पढ़ना है यहां पे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आप अच्छे जानते हैं, तभी तो 10th क्लास से फिर 11th में आप आए हैं। ठीक, और हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अब जीपी और एचपी। पढ़ना एपी भी है लेकिन थोड़े से बड़े लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का इतना देखिए, चैप्टर यहां पर 5 है, इसलिए यहां से नंबर्स जो आपके एग्जाम में नंबर्स भी आते हैं, यहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, किस चैप्टर का बात किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में भी पढ़े हैं, आप बोलिएगा हाँ सर पढ़े हैं। 10th में भी पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। 11th में अब पढ़ना है,
ठीक है, 11th में हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में जो आप पढ़े थे वो सिर्फ आप जाने थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश और छोटा सा उसका साइन कन्वेंशन, साइंस के बारे में जाने थे। ठीक है, 10th में जो आप पढ़े हैं उसमें आप कुछ इक्वेशन सॉल्व किए हैं। कोई बता सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन सा फॉर्मूला आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं, जरूर बताइएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में आप क्या क्या पढ़ के आए हैं? आप एक पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलिएगा याद आ रहा होगा तो, इतना जल्दी तो आप नहीं भूल सकते 10th को। डिस्टेंस फॉर्मूला और एक और पढ़े थे आप सेक्शन फॉर्मूला, बोलिए पढ़े थे? ठीक है, अब 11th में आपको क्या पढ़ना है? 11th में आपको सब चीज, ये जो भी चीज लिखा हुआ है सबको डिटेल वे में पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, बहुत सारा अरेंजमेंट इसका पढ़ना है। ठीक है, अब वो क्या होता है, कितने तरीके से होता है, कितने टाइप्स में होता है, ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो इसका एक्सटेंशन आपको दिखेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अपना प्रीवियस जो था 10 क्लास का उसका रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि उसका यूज होगा आपके इस 11th क्लास में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैलकुलस, one of the most important topic of class 11th and class 12 and also in competitive exam। क्लास 11 और क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलस। ठीक है, लेकिन आपको 11th में क्या पढ़ना है? 11th में आपको सिर्फ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स सॉरी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। अब ये हम दोनों क्या लिख दिए, ये सच में आपको पता नहीं होगा क्योंकि इंट्रोड्यूस ही ये 11th क्लास में होता है और इसका कोई लेना देना 9 10 से नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है चैप्टर स्टार्ट होगा तभी हम बता सकते हैं, अभी कोई फायदा नहीं होगा बताने से, सब आपके ऊपर चला जाएगा और आप पहले दिन बोलिएगा क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या, हाँ देखिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, क्या ये दोनों चैप्टर आप जानते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर हम जानते हैं क्योंकि आप दोनों ये पढ़ चुके हैं क्लास 9th और 10th में, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ चुके हैं, बस यहां पर थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना है और ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो 11th क्लास का और 12th क्लास का है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। तो जिसका पीएनसी ठीक है उसका प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ठीक है, और स्टैटिक्स में आप जो पढ़ के आए हैं उसी को और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आप मीन पढ़े हैं? बिल्कुल हाँ। आप मीडियन पढ़े हैं? आप बोलेंगे जी सर। आप मोड पढ़े हैं? बिल्कुल। आप रेंज पढ़े हैं? एकदम। यहां पर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है वेरिएशंस, वेरिएशंस और पढ़ना है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम जितना सिलेबस यहां पर लिखते जाए इस स्टैटिक्स का, जो आप नहीं पढ़े हैं तो आपको खुद समझ भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, जब तक उसको क्लासरूम में हम लोग समझेंगे नहीं कि किसको हम क्या बोलते हैं, इसके डेफिनेशन से, स्टैटिक्स के मेन स्टैटिक्स को समझने का फंडा है उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ठीक है, जैसे आपको पता रहता है एग्जाम में आपसे पूछता था फाइंड मीन, तो आप फॉर्मूला यूज करते थे मीन का, एज्यूम मीन मेथड या और कोई मीन मेथड का फॉर्मूला आप यूज करते थे। आप उस वर्ड को ही नहीं जानेंगे स्टैटिक्स का तो आपसे क्वेश्चंस बनना मुश्किल है। ठीक है, तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन। जितना भी टॉपिक है
सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको हम लेवल बता चुके हैं कि किस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो हम लोग का सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है या स्टेट बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, ठीक है, और जो जी मेंस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी से ही लगेंगे, ठीक है। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि 11th हो जाएगा तो 12th से लगेंगे, ऐसे नहीं होता। 11th 12th अभी जैसे आप अपना एकेडमिक्स लेके चलेंगे, ये एकेडमिक्स को आप लेके चलेंगे, तो वैसे ही आपको जी को भी लेके चलना होगा, अगर आपका टारगेट जी है तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ सीबीएसई या स्टेट बोर्ड टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जी मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, दिमाग लगाना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा जी मेंस के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर छोड़िएगा अपना डाउट। और इंट्रोडक्शन क्लास में आज तो हम लोग कुछ वैसा कुछ सीखे नहीं, लेकिन हम लोग इतना जरूर सीखे कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग एंड करते हैं। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।